स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल मुलायम सर क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम खान सर की जो भारतीय राज्य व्यवस्था की जो बुक है आरबीडी का जो पूर्वावलोकन है, जो हमारे जितने भी बिहार में एग्ज़ाम हुए हैं उनकी क्लास हम करा रहे हैं और आज हमारा डे 6 है और आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन कहता है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 44। ठीक है दोस्तों, किस में आता है? अनुच्छेद 44 में। जो समान नागरिक संहिता है इसका उल्लेख किस में है? 44 में। और जो समान नागरिक संहिता है वो किसके लिए है? नागरिकों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ये अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो ये अनुच्छेद 39 है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है? 39A में निःशुल्क कानूनी सहायता क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है। तो सभी लिंगों के लिए एक समान वेतन। ठीक है, क्या प्रदान करता है? सभी लिंगों के लिए एक समान वेतन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे ग्राम पंचायत की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसका उल्लेख है आर्टिकल 40 में। इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर कि शराबबंदी संविधान के किस धारा के में निर्देशित है। तो ये धारा 47। ठीक है, किस में है? धारा 47 में शराबबंदी निर्देशित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 निहित है। तो ये हमारा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? वही क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों के संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो अभी हमने बोला 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। कौन सा? 42वां। इसको कब जोड़ा गया था? 1976 में। इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए और ये देख लीजिए 10 मौलिक कर्तव्य है। कितने हैं? 10। ठीक है, और 2002 में इसको 86वें संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये सोवियत संघ, जिसे हम रूस कहते हैं। ठीक है, सोवियत संघ से ली गई है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो ये हमारे 10 हैं। कितने हैं? 10 कर्तव्य हैं। और कर्तव्य कितने हैं? ठीक है, 10, 11। ठीक है, तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। ठीक है, चलिए देखिए 10 मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये 2001 ईस्वी में, ठीक है, 2001 ईस्वी में इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, और 2002 के पहले 10 था और 2002 में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को क्या प्राप्त नहीं है? किसी भी तरह की विधिक राष्ट्र स्वीकृति प्राप्त नहीं है। ठीक है, लेकिन नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो देश की रक्षा करने और जब भी आवश्यकता हो राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ये क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक नागरिक का कर्तव्य नहीं है। तो समाज का आज्ञापालन नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि किस भाग में मूल कर्तव्यों को निहित किया गया है। तो 4A। ठीक है, कौन सा? 51 के क। ठीक है, 4A में। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य इनमें प्रतिष्ठापित है। किस में है? तो चतुर्थ भाग A 51A में। ठीक है, कौन से? चतुर्थ भाग A 51A में।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति, किसके? स्वर्ण सिंह समिति 1976 में, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर, वही बात है कि स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, कब जोड़ा गया है? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का आवेश, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति में किसकी सिफारिश की गई थी? तो संविधान के मौलिक कर्तव्य का, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 11 नंबर कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यह कथन सत्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है। तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा, ठीक है, ये तीनों शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन। आया क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, 51 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया जिसमें देश की एकता, अखंडता को कायम रखना है, ठीक है, और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा भी करना है। तो ये हमारा क्या है? इसलिए ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? डी, एक से अधिक, ये दोनों है हमारा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि संघ की कार्यपालिका, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है। तो स्वैच्छिक सदस्यता नौकरशाही की विशेषता नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 2 नंबर संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? तो हमारा भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक शामिल नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन कहता है, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति तो उस समय पूछा गया था, अभी हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, यहाँ देख लो, आप पढ़ लो, ठीक है। तो अभी 15वीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को उनके पद से कार्यकाल समाप्त होने से पहले संविधान उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इस उद्देश्य से परिवर्तनों के अधिमान्य दे सकता है क्या? दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 भाग के सदस्य, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 61, ठीक है, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर हम उसको हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति को हम महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटा सकते हैं, और इसका उल्लेख किस में है? आर्टिकल 61 में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद किससे संबंधित है। तो जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है, किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों एक दूसरे को सौंपते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो वह संसद के किसी सदन के सदस्य हुई आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, वही क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। कम से कम 35 वर्ष की अगर आपकी आयु है तो आप राष्ट्रपति के लिए चुने जा सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, और चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लें, किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो गैर धन विधेयक, ठीक है, किस पे? गैर धन विधेयक पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन भारत के, और देखो एक बात याद रखो, आर्टिकल 72 में क्षमादान की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के लिए चुनावी कॉलेज है लेकिन उनके महाभियोग के मंच नहीं है। तो ये राज्य विधानसभा क्या है? महाभियोग का मंच नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि वह व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, तुर्की और थाईलैंड में राजदूत के साथ साथ जवाहरलाल विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, वो कौन है? तो के.आर. नारायणन, ठीक है। और ये 2002 में, इस चीज़ को याद रखना, 1997 से 2002 तक थे राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो 1, 2, 3, ठीक है। अनुच्छेद 123 के तहत
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को याद रखना। बढ़िया से देख लो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, आगे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, सारे विषय हो गए। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों 5 लाख। ठीक है, कितना होता है 5 लाख, टैक्स फ्री रहता है, इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है दोस्तों, तो देखो अनुच्छेद 85 में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री अगर सलाह करेंगे तो लोकसभा को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के कार्यालय के संबंध में कौन सा क्रम सही है। तो फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता। तो विशेषिक अधिकार का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदयुक्त किया जा सकता है। तो इस संसदीय प्रक्रिया के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, महाभियोग। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है, 15,000। कितना है दोस्तों, 15,000 है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, चलिए जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या है, बाध्य है, तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है। ठीक है, तो ये केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, जब प्रधानमंत्री सलाह करेंगे तब उनको क्या कर सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है मंत्री विशेष को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उस पर किसके पास होता है, राष्ट्रपति। जब कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा 24 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये हमारा कहलाता है प्रविलंबन। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रविलंबन। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। तो नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा का अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, और राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों एवं विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और ये कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन वही है कि कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12। चलिए आगे हम देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, चलिए और ये लगता है 2 सत्रों में कार्यभार संभाला है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा किसका, राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, ये 1950 से और 1962 लगभग 12 वर्ष तक रहे थे, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है, उसी क्वेश्चन का आंसर है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ के निवासी थे, वो बिहार के निवासी थे। ठीक है, बिहार में जो जीरादेई है वहाँ ही उनका जन्म हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, और ये 1950 से 1962 तक लगभग 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पे विद्यमान थे। ठीक है, और ये प्रथम राष्ट्रपति हैं हमारे। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के संघ में मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है दोस्तों, कौन नियुक्त करता है, ये हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल पद पर रहते, तो ये बिहार के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं
कि भारत के 14वें राष्ट्रपति हमने पहले ही बता दिया है। तो भारत के जो 14वें राष्ट्रपति है तो कौन है? 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 15वें मुर्मू जी, ठीक है, जो झारखंड के। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति, ठीक है। कौन नहीं होते हैं? उपराष्ट्रपति। चलिए अगला हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति होता है क्या? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। किसमें निहित है दोस्तों? राष्ट्रपति में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसा होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनको चुनते हैं, ठीक है, मतलब वोट देते हैं, तब राष्ट्रपति हमारे क्या होते हैं? चुने जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो ये राष्ट्रपति है, ठीक है। सेना का जो मेन है वो हमारा राष्ट्रपति ही है और इन्हीं के कहने पर युद्ध होता है और युद्ध विराम भी होता है, ठीक है। शांति बनाए रखना भी यही कहते हैं तो युद्ध रुकता है, और यही कहते हैं तो युद्ध चालू भी होता है, क्योंकि ये क्या है? सेना के सर्वोच्च सेनापति, ठीक है, सर्वोच्च कमांडर है। तो इस चीज़ को याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और आशा करते हैं आप हमारे क्लास को अच्छे से देखे होंगे। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम आपको सारे क्लास का जो वीडियो है, सारे विषय का जो वीडियो है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।